नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता यादव। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर आगरा से है, जहां शमशादाबाद में बालू से लदे ट्रैक्टर ने विद्युत पोल में टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर की टक्कर से विद्युत पोल टूटकर गिर गया है, जिससे 12 वर्षीय किशोर पोल की चपेट में आ गया है। बता दें कि किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने रखकर सड़क भी जाम कर लगाया है। खबर यूपी के आगरा से, जहां अधिवक्ताओं के साथ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं को रोकने और मिथ्या आरोपों के मामलों पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग को लेकर दीवानी वकील में एक मंच पर दिखाई दिए हैं। सभी वकील दीवानी में ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया नेतृत्व में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को योगी सरकार से जल्द लागू करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा अधिनियम लागू करना चाहिए, जैसा कि और प्रदेशों में भी हुआ है। अभी मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया है। इसी तरह से हम सारे अधिवक्ता एकजुट होकर के आगरा के इस जमीन से ये आवाज उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और उसमें कहा कि बहुत सारी हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। दरवेश यादव जो पूर्व चेयरमैन थी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की, दिन दहाड़े दीवानी कचहरी में हत्या कर दी गई थी। फिरोजाबाद में अधिवक्ता की हत्या चैलेंज लेके कर दी गई थी, मथुरा में की गई, शाहजहांपुर में की गई, एक दरोगा ने इलाहाबाद में भी हत्या कर दी थी अधिवक्ता की। उमेश पाल की हत्या अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो इन सबको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और उन्होंने वहां सरकार में इस पत्र को सारे विधायकों को और उनको सांसदों को भेजा उन्होंने। अब आगे की कार्यवाही भी हो और सुरक्षा अधिनियम लागू हो, इसके लिए सारे अधिवक्ता इसके लिए यहाँ बैठे हैं और आपके सामने आपके माध्यम से ये बात आगे पहुंचाने का काम। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज ये बैठक की है, क्योंकि ये मांग हम लोगों की काफी समय से चली आ रही है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में कई अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है। इसलिए हम लोगों की मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? खबर यूपी के जालौन से है, जहां जीवन दायिनी एम्बुलेंस मासूम का सहारा नहीं बन पाई है। वहीं मौत से मासूम बच्ची जूझ रही थी। वहीं पीड़ित बच्ची बाबा लगातार 108 एम्बुलेंस नंबर फोन करता रहा, लेकिन अधिकारियों से बात होती रही। 2 घंटे में भी जीवन दायिनी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। आपको बता दी गई अस्पताल में ही 108 और 102 एम्बुलेंस खड़ी थी, जहां मासूम बच्ची की अचानक तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं डॉक्टरों के द्वारा गंभीर अवस्था देखकर हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन फिर भी जीवनदायिनी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई और मासूम बच्ची की जान चली गई। जहां बच्ची के बाबा ने एम्बुलेंस अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जालौन जिले के माधवगढ़ अस्पताल का बताया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। पिताजी का क्या नाम है? देवी दयाल। अच्छा, किस गांव के निवासी हो? रामेश्वर। अच्छा, क्या मामला है? मामला मेरी नातिन थी जी, उसको बुखार आ रहा था जी। एम्बुलेंस का हमसे बोला एम्बुलेंस को 108 पर कॉल करो जी। कॉल किया, एम्बुलेंस 2 घंटे रुकी, एम्बुलेंस कोई भी एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, फिर आ रही थी एक उरई से, तो मैंने मना कर दिया कि आप आओगे वहाँ से, मरीज ज्यादा सीरियस है। हमने बार बार बताया 108 पर, तो हमने बताया कि सीरियस ज्यादा मरीज है, जितनी जल्दी व्यवस्था हो। जबकि एक मानवगढ़ एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। अच्छा, तो वो जब हम कॉल कर रहे थे 108 पर, तो वो हमारे सामने ही निकल गई। अच्छा, तो मेरे मरीज को ना लेके, यानी एम्बुलेंस होते भी हुए भी, हाँ ठीक है, बच्चे को लेके नहीं गई? नहीं, एक 102 भी खड़ी थी। अच्छा, 102 भी खड़ी थी। 108 निकल गई, फिर 102 करीबन 1 घंटे खड़ी रही। यानी अगर एम्बुलेंस ले जाती समय पे तो बच्चा बच सकता था। इसके लिए कुठौन से फिर आई, कुठौन मेरी बात हुई, तो कुठौन से आधी दूर तक निकल आई थी एम्बुलेंस, तब तक मेरा मरीज खत्म हो चुका था। अच्छा, नमस्कार। इस वक्त जनपद जालौन के माधवगढ़ थाना क्षेत्र यानी माधवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो निश्चित तौर पर मानवता को शर्मसार कर रही है। जी हाँ, जीवनदायी एम्बुलेंस सेवा यानी 102 और 108, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की भलाई के लिए चलाया।
लोगों को जीवन प्रदान करने के लिए चला, यानी मुसीबत के संकट में की घड़ी में लोगों तक पहुंचने और उनको उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इस एम्बुलेंस सेवा के लिए इस्तेमाल के लिए रखा गया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है वो निश्चित तौर पर मानवता और जो है इंसानियत को शर्मसार करेगी। दरअसल पूरे पकड़ में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के माधोगढ़ से सामने आ रहा है। यानी रामहेतपुरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति अपनी नातिन को, यानी 1.5 साल की वो मुश्किल से वो मासूम बच्ची रही हुई, जिसको लेकर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया था। हालांकि उसको बुखार बहुत तेज था, डॉक्टरों ने रिफर किया। उसके बाद वो एम्बुलेंस सेवा को लगातार फोन लगाता रहा। फोन लगाते लगाते लगभग 2 घंटे, लेकिन एम्बुलेंस सेवा, जिसको जीवनदायिनी एम्बुलेंस सेवा कहा जाता है, वो एम्बुलेंस सेवा मौके पर नहीं पहुंची। एम्बुलेंस सेवा के अभाव में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऐसा ही एक प्रकरण कुछ दिन पहले भी सामने आया था, जब एम्बुलेंस सेवा समय पर न पहुंचने पर हाथ ठेला एक महिला, बुजुर्ग महिला और मासूम बच्चे एक व्यक्ति को ठेलिया पे बिठा के ढकेलते हुए आए थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आखिर कमी कहाँ है? सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने और सब कुछ सही व्यवस्थाएं अपडेट करने के बाद भी आखिर कमी रह गई तो कहाँ रही? किसकी लापरवाही से एक मासूम बच्ची की जान चली? लापरवाही स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से या एम्बुलेंस सेवा की जो सेवा प्रदाता संस्था है उसकी वजह से? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब आने अभी बाकी। जी, क्या नाम है आपका? खबर यूपी के जनपद संत कबीर नगर से है, जहां संजय निषाद लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने निषाद समाज को वोट बैंक समझ रखा है। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि हक हकूक की बात करने पर कसरवल जैसे कांड होते थे। कसरवल और लखनऊ में मिलने के नाम पर गोली और लाठी चार्ज करवाती पूर्व की सरकारें कराती थी। मछुआ समाज में सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार कटिबद्ध है। इस दौरान जनपद संत कबीर नगर बीजेपी और निषाद पार्टी समेत पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां कचहरी को संदहा स्थानांतरित करने की खबर समाचार पत्रों में देखने के बाद जब कचहरी खुली तो अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई और न्यायिक कार्य से वितरत रहने का फैसला लिया गया, जिसके बाद वकीलों ने डीएम पोर्टिको में विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने कहा कि कचहरी का विस्तारीकरण ही करना है। मैं नित्यानंद राय एडवोकेट पूर्व महामंत्री थी बनारस बार एसोसिएशन। आप लोग इस तरह से देखिए, कल जो है एक प्रतिष्ठित अखबार में इस आशय की खबरें छपी कि बनारस कचहरी को संदहा ले जाने के लिए शासन स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पे निर्णय लिया जा चुका है और जमीन वहां पे एक्वायर की जा रही है। उस खबर को पढ़ करके हम सारे अधिवक्तागण जो बनारस में 10,000 की संख्या में है, सभी बहुत ही आक्रोशित और मर्माहत है। और बनारस बार ऐतिहासिक बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने आज जो है कार्य से विरत रहने का हम लोग को आश्वासन दिया है। वो पेपर अभी जो है दस्तखत हो रहा है। आज से स्ट्राइक पे हम लोग जा रहे हैं और ये आपको बताना चाहेंगे कि बनारस कचहरी को बाहर ले जाने का ये जो डमरू कमिश्नरी में प्रस्तावित है, जहाँ सारे एग्जीक्यूटिव अधिकारी वहां बैठेंगे। कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव, यहाँ के डीएम, यहाँ के पुलिस कमिश्नर तो बनारस में बैठेंगे, वकीलों को संदहा भेजेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे भेजेंगे। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरा मान है, मेरी मांग है, मेरा अपना मानना है कि यदि कचहरी का विस्तारीकरण नहीं हो सकता तो यदि कचहरी भेजना है तो सब डीएम, कमिश्नर, कंज्यूमर फोरम, फैमिली कोर्ट, तहसील, सारे चीजों को आप बाहर ले जाइए और यहाँ सब खाली करिए। लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे कि बगल में तहसील है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ 4 तल्ला भवन बन रहा है। वहाँ क्या रखा जाएगा? वहाँ ईवीएम का गोडाउन। शहर में ये मैं माथा मेरा घूम जा रहा है ये सोच करके कि शहर में गोडाउन बनेगा और अदालतें कार्यालय बाहर जाएगी। किस प्रकार का निर्णय हो जा रहा है? किस प्रकार की पॉलिसी है? ये जो अधिकारी हैं मोदी जी तक, योगी जी तक सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं। सारे के सारे अधिकारी मनमानेपन पे अड़े हुए हैं। इसमें कुछ हमारे ऊपर के लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं। अधिवक्ताओं की एकता से सभी डर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अधिवक्ता यदि कचहरी के स्थानांतरण का पुरजोर विरोध करेगा और किसी भी कीमत पर हम संदहा को कचहरी ले जाने का विरोध करेंगे। मैं संस्था में आप
खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां काशी फिल्म संस्थान की 5वीं वर्षगांठ को पढ़ाकर भवन में मनाई गई। वहीं समारोह को मुख्य अतिथि सांसद और भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी ने संस्था के सदस्यों को परिचय पत्र और कलाकारों को प्रमाण पत्र वितरण किया। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने आगामी अगस्त महीने में भोजपुरी फिल्म महोत्सव का आयोजन करने के लिए संस्था की दिल खोलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग के लिए बनारस एक बेहतर विकल्प है। फिल्म संस्था में आपका आगमन हुआ है और एक बड़ा सहयोग भी आपने दिया है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं? पहले तो ये सवाल एक आपसे। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि काशी में फिल्म संस्था, बड़ी बड़ी काशी फिल्म संस्था आजकल जिस प्रकार से म्यूजिक कंपनी से, फिल्म प्रोड्यूसर से, अलग अलग संस्थाएं हैं जो बच्चों से काम लेती हैं, तो कई रेगुलेशंस हैं। मैं IFP का भी मेंबर हूँ, तो हम पूरे वेब सीरीज से लेके और देश के सिनेमा सेंसर बोर्ड से लेके सब कुछ हम लोग मिलकर इस ढंग से करना चाहते हैं जहाँ सिनेमा को फायदा हो। और ऐसे में अगर हम काशी फिल्म संस्था से के साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या जुड़ेंगे? हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम यही गलियों से गाना सीखे हैं, यहीं से फिल्म किया हमने, तो हम ये भी जानते हैं कि एक छोटा सा मौका कितना बड़ा हो सकता है जीवन में। तो इसलिए मैंने बच्चों को थोड़ी सहायता दी और ये मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि ये लोग इतने साथ एक साथ आए हैं, तो हम काशी के भी लोगों से चाहेंगे कि सबको को CSR करना होता है। अगर किसी का मन करे कि हम फिल्म टैलेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए CSR करें, तो वो भी ऐसी संस्थाओं को जरूर करें। जैसे फिल्मों की बात चली है, तो जिस तरह से अब फिल्में बन रही हैं, काफी कुछ सच्ची घटनाओं पर फिल्में बन रही, जिसे सराहा भी जा रहा है। पहले की जो फिल्में थी वो कहीं न कहीं एक पक्ष को, एक धर्म को केंद्रित होकर बनाई जाती थी। अभी का फिल्म स्टोरी आई है, इसको लेकर तमाम बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया और कहा फिल्म चलने लायक है, चलिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग की IFP की मीटिंग करते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय की, तो किसी को हम इसलिए नहीं रोक सकते कि ये इस विषय को फिल्म बनाओ मत। हम उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं आप फिल्म बनाइए, लेकिन अगर किसी दिन फिल्म के कथानक को लेकर के कोई आरोप हुआ, कोई विवाद हुआ, तो उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में बहुत सारी फिल्में कई कास्ट को, कई कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए भी बनाई गई। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से पहली किस्त में 30,000 रुपए की जा रही है। वहीं अवैध वसूली पैसा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मंचनपुर थाना में ग्रामीणों ने शिकायत पत्र देते हुए पूर्व प्रधान रमेश पाल पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधान ने फोन करके गाली गलौज के साथ धमकी दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के 30,000 रुपए वसूली दूसरी किस्त रुकवाने की धमकी देता है। अभी पहले चरण कौशाम्बी में नगर निकाय चुना हुआ है। हमारा क्या मतलब, रमेश पाल का लड़का जो है सनी पाल, तो चुनाव में खड़ा था, हम इसको वोट नहीं दिए, तो किसी ने बताया कि वोट नहीं मिली, तो ये जबरदस्ती जो है आकर के दबाव बना रहा है कि हमें वोट नहीं दिए हो, वोट गिनती होने के बाद हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह हमारी जिसकी मर्जी है उसे वोट देंगे। फालतू में जाके गाँव में गाली गुस्सा सबको देते हैं, मार पीटते हैं। कौन है? रमेश पाल प्रधान गाली गुस्सा देते हैं जाके, बहुत खराब खराब गाली देते हैं। क्यों? जो वोट नहीं दिए हैं, हमारी जहाँ मर्जी नाम बता दो। टेंशन नहीं। हमारा
खबर सिरोंज से है, जहां गल्ला मंडी में शम्स कमर हाफिज को सिरोंज मंडी के हमाल यूनियन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मंडी अध्यक्ष अजीज मौलाना की सहमति से उपाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि शम्स कमर के समर्थकों ने हर फूल सभा बांधकर बधाई दी है। वहीं बधाई देने वालों में अबीर मईवा, महफूज खान, आराबाद दिनेश, अजीम खान, कासिम जुबैर आदि लोग शामिल थे। खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। वहीं सभी प्रत्याशी कहीं कोई भी चूक ना हो, इसलिए हर कोई प्रत्याशी ने अपनी महिला ब्रिगेड मैदान में उतार दी है। बता दें कि प्रचार जोर शोर से चल रहा है, वो चाहे पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर पद का प्रत्याशी हो, हर कोई जनता के बीच जाकर खूब प्रचार कर रहे हैं।